के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस समारोह में परेड का किया निरीक्षण। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा बीजेपी कानून छोड़कर काम कर रही है और हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई पर बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, कहा लोकतंत्र में कोई भी कोर्ट में जा सकता है, गरीब मुसलमानों को वक्फ के नाम पर कुछ नहीं मिला लाभ। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा पश्चिम बंगाल में कानून का शासन पूरे तरीके से ध्वस्त। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सीएम से की शिष्टाचार भेंट। मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पशुपति से तिरुपति हौसला रखने वाले नक्सलियों को आज 4 जिलों में समेटकर रख देने वाले सीआरपीएफ को बहुत बड़ा योगदान है। सीआरपीएफ की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। और सबसे बड़ी बात, पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना, इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। ढेर सारी पुस्तकें भी इनकी वीरता, इनकी कर्तव्यपरायणता, इनका हौसला और देशभक्ति की गाथा नहीं लिख सकती। इस सीआरपीएफ 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसका गठन किया गया। और मित्रों, मैं आज इस मंच से सीआरपीएफ के हर जवान को एक कहना चाहता हूं कि कभी भी ये मत भूलना कि आपके नए स्वरूप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल सीआरपीएफ को की स्थापना की, ध्वज दिया, उसके चार्टर को भी बहुत बखूबी से उन्होंने चिन्हित करने का काम किया। और सरदार पटेल के ही दिखाए हुए रास्ते पर इतनी लंबी मजल एक गौरवमयी यात्रा सीआरपीएफ ने समाप्त की है। और आज 248 बटालियन सहित 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 2 परिचालन सेक्टर मुख्यालय, 17 रेंज और 39 प्रशासनिक रेंज में लगभग 3 लाख जवान बटकर हर जगह पे देश की शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमारा कर्नाटक में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ भी नहीं है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कानून छोड़कर काम कर रही है और हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। और वो केस में कुछ नहीं है, वो तो पेपर का केस है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1937 में वो पेपर चलाए। तो उसके बाद में जब उसकी मासी हालत कम हो गई तब उन्होंने थोड़े दिन बंद किए। फिर उसको चालू करने के लिए सोनिया गांधी जी ने पूरी कोशिश की, उसको डोनेशन ये और कर्जा लेके वो पेपर चलाए। लेकिन अब जो कर्जा लिए तुम वो गलत है, इनका कहना है, और तुम्हारे नाम से कर लेने के लिए ये सब चीजें की है।
उनका नाम कैसा होता, कंपनी में बहुत से मेंबर्स हैं, मैं भी मेंबर हूँ, दूसरे भी मेंबर्स हैं, श्याम पटोड़ा मेंबर है और अपने दूसरे और भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी मेंबर्स हैं। तो ये उनको डरा के रखने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी कानून छोड़ के काम कर रही है। ये इसके लिए हम डट के मुकाबला करेंगे और जो चीज गलत है उसको हम गलत साबित करके रहेंगे। कांग्रेस पार्टी कैसा प्रोटेस्ट हाँ, नेशन वाइड हमारा प्रोटेस्ट रहेगा, हर जगह हर स्टेट में इसके बारे में रहेगा और लोगों की यही बताना चाहते हैं हम, अननेसेसरीली ये सता रहे हैं। चलो भाई, कहीं का पैसा गवर्नमेंट का लेके डुबा दिए, ऐसा नहीं। ये तो इतना ही है कि आपके पास का एक पेपर का कर्ज चलाने के लिए अगर लोन लेते हैं तो क्या गुनाह है। तो ये पर्पसली कर रहे हैं और ये अच्छा नहीं है। और अब एक के बाद वो ऐसी चीजें करेंगे, लेकिन अब फाइट कर। नेशनल हेराल्ड मामले पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। अगर कोई सोचता है कि नेहरू और गांधी उपनाम लगाने से कोई कानून और संविधान से ऊपर हो सकता है और लूटने का लाइसेंस पा सकता है, तो दुर्भाग्य से ये उनकी मानसिकता का दोष है। तो वहीं तरुण चुग ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कहा कि बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी मुस्लिम लीग की जिहादी विचारधारा से चिंतित है, लेकिन उन्हें मुर्शिदाबाद के उन हिंदुओं की चिंता नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है। अगर किसी को लगता है कि गांधी नेहरू उपनाम लगाने से वो कानून से ऊपर हो गए, न्यायालय से ऊपर हो गए, देश के संविधान से ऊपर हो गए और उन्हें लूट खसूट की लाइसेंस मिल गया है, तो ये दुर्भाग्य है कि उनकी सोच ऐसी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कानून का शिकंजा कसा जा रहा है, आपके पाप सामने आ रहे हैं, पापों का उत्तर देने के लिए आपके पास शब्द नहीं है, न्यायालय आपके जवाबों से संतोष नहीं पा रहा है, अब कोर्ट आप पर कार्रवाई कर रहा है, तो आप बदले की बात करें। राहुल गांधी और वाड्रा को लगता है कि गांधी नेहरू उपनाम से एक ढाल बनाकर प्रयोग किया जा रहा, यह लूट का लाइसेंस नहीं है। क्या सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी कई सालों से धोखाधड़ी, जालसाजी, लूट खसूट के केस में जमानत पर नहीं है? अब न्यायालय कार्रवाई करेगा तो आपको न्याय व्यवस्था पर भी विश्वास नहीं है। और ये नेशनल हेराल्ड केवल एक घोटाला और भ्रष्टाचार की घटना नहीं है, ये स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को लूटने का प्रयास है। स्वतंत्रता सेनानियों के धन को स्वतंत्रता सेनानियों के विश्वास के साथ धोखाधड़ी है। ये लोकतंत्र और भारतीय ढांचे संविधान के साथ धोखा है। देश के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन को आगे बढ़ाने का काम हमेशा ही गांधी नेहरू परिवार ने, कांग्रेस ने किया है। और अब आपके भ्रष्टाचार की, आपके पापों की पोल खुली और श्रीमती सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 बने हैं, तो आपको गांधी नेहरू उपनाम की याद आ गई। देश कानून से चलेगा और कानून अपना काम कर रहा। मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुई उसमें ममता बनर्जी का इस तरह का आरोप है कि ये बीजेपी और बीएसएफ के द्वारा जो है ये बढ़ाई गई। बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी को मुस्लिम लीग और एआईएम की जिहादी सोच और तत्वों की चिंता है, ना कि मुर्शिदाबाद से अपनी जान बचाने के लिए पलायन कर रहे हिंदुओं की चिंता। अब तो ममता बनर्जी की सोच इतने निम्न स्तर पर आ चुकी है, बीएसएफ के हमारे वीर जवानों पर दोष लगाया जा रहा। केवल वोट बैंक को खुश करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को टारगेट किया जा रहा है।
ऐसा लग रहा है कि तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी ने मुस्लिम लीग के आगे अपना झंडा व एजेंडा गिरवी रख दिया है। बंगाल में वोट बैंक की राजनीति ने ममता बनर्जी को मॉडर्न जिन्ना बना दिया है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग ड्रामा कर रहे हैं। ईडी का गठन कांग्रेस ने ही किया था। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने कहा कि ये सिर्फ प्रतिशोध की राजनीति है। बीजेपी सिर्फ ध्यान भटकाना चाहती है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाले मामले पर लेकर के चारों तरफ करे की फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। अदालत है ना, ये कांग्रेस पार्टी के लोग ड्रामा कर रहे हैं। ईडी का निर्माण किसने किया था? कांग्रेस ने। किसको फंसाने के लिए किया था? जो आय से अधिक संपत्ति वाले लोग हैं उन्हीं के लिए बनाया था ना। तो ईडी अपना काम कर रही है तो काहे परेशान है? अगर उनको लग रहा है कि हमको गलत फंसाया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला है, वहां जा सकते हैं। तो ये पूरी चार तरफ आंदोलन करके ये लोग क्या शो करना चाहते हैं? वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। उसी बहाने जनता को समझा रहे हैं कि हम लोग गलत नहीं हैं और हम लोगों को जो है सत्ता दीजिए, हम लोग आगे फिर ईडी से बड़ा और कोई बनाएंगे और बना करके अपना काम करेंगे। 50 साल में पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया, पिछड़ों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा। ये भूल गए कांग्रेस के लोग। आज बहुत चिल्ला रहे हैं। तो ये हक लूटने वाले लोग अब इनको जब पिछड़े दलित साथ छोड़ दिए हैं तो ये छटपटा रहे हैं एकदम। बंगाल वाले मुद्दे पर क्या राष्ट्रपति शासन की? देखिए, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि जहां न्यायालय केंद्रीय रिजर्व बल की बात करे तो आखिरी विकल्प यही बचता है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो क्या दिक्कत क्यों आ रही है? सरकार असफल है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, जिसकी वजह से स्थिति उत्पन्न है। तो केंद्र में आपकी सरकार है तो इसी नाते कह रहा हूं ना, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए तो केंद्र का शासन हो जाएगा, स्थिति कंट्रोल हो जाएगी। Well, this is just vendetta politics. It is very, very clear. I mean, when they want to divert attention, they come on to Sonia Gandhi and Rahul Gandhi ji. Rahul Gandhi is someone who has always stood for the correct things, who's always fought for justice, whether it's Hathras, whether it's Manipur. And now since we have started reorganization in Gujarat, we see the Prime Minister is getting very worried about it and he's gone after Rahul Gandhi. A simple question: why is the ED going after only opposition members, opposition political leaders, and not whoever is there? Now, we never said Ajit Pawar is corrupt. The Prime Minister of India said Ajit Pawar is corrupt. And when he becomes part of the Bharatiya Janata Party government, the case is withdrawn. Here, it is whenever they've been called for questioning, both Rahul Gandhi ji and Sonia Gandhi ji went to ED, replied to everything. So where is the question of anything over here which is corruption or whatever? Where is the money trail? See, we are asking, show us the money trail. Where are the proceeds of the crime? That is what is money laundering. So these two things they are not able to. And also, let's understand, Young India is a company formed under Companies Act 25, right? So you cannot, even if you have shares, you can't get dividends. There is no salary. There is no transfer of assets. So where is the evidence? You can't keep accusing my leaders time and again. We will protest. We protested today. We will protest again till they stop these vendetta politics. दिल्ली में वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी कोर्ट में जा सकता है। इतने सालों से गरीब मुसलमानों को वक्फ के नाम पर कोई लाभ नहीं मिला। हम वक्फ बोर्ड का संशोधन के आधार पर ठीक करेंगे, उसमें भ्रष्टाचार को रोकेंगे। ये डेमोक्रेसी में कोई भी कोर्ट को जा सकते हैं
अल्टीमेटली भारत सरकार जो आज वक्फ बोर्ड पे जो भ्रष्टाचार हो रहे, लैंड ग्रैबिंग कर रहे, लैंड माफिया चला रहे और जो इनोसेंट मुस्लिम को लाभ होना चाहिए, इतने 75 ईयर से कोई गरीब मुस्लिम को कोई वक्फ के नाम पर कोई लाभ नहीं मिला है। ये वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड ग्रैबर्स और माफिया लूटा है। जो वक्फ के नाम पर जो बड़ा बड़ा लीडर्स रहते हैं, हमारा हैदराबाद में मजलिस पार्टी के जैसा, वही लोग इस लैंड को लूटा है। इसलिए भारत सरकार ये सब देखने के बाद हम जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में लगाए, वक्फ बोर्ड को पूरा हम संविधान के तरफ आधार पर उसको ठीक करेंगे, उसमें जो भ्रष्टाचार को रुकावट करे रोकेंगे, उसमें ठीक तरीके से ये आने वाले दिन में गरीब मुसलमानों को सेवा करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम उस रिफॉर्म लाए गए और उसमें अमेंडमेंट्स लाए गए। हम कोर्ट में भी भारत सरकार की तरफ से यही बोलने वाला है। हमारा पूरा विश्वास है हम गरीब मुसलमान के हित के लिए ये काम किया है। जो नेता न बनकर, मुसलमान में नेता बनकर वक्फ बोर्ड पे बैठे लोग लाखों एकड़ लूटे हैं, इसको रोकने के लिए हम प्रयास किया है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट में भी हम यही बताने वाले हैं। ऑनरेबल, सुप्रीम कोर्ट ने जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट देखने को मिला, जैसे ही वक्फ लॉ बन गया उसके बाद हिंसा देखने को मिली, कहीं न कहीं अवेयरनेस की कमी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, उस पर चिंता जाहिर की है और कहा कि अब तो हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, जो वेस्ट बंगाल में जो इंसिडेंट हो रहे, वक्फ के नाम पर जो आंदोलन करते हुए पूरे हिंदुओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक करना, घर जलाना, गाड़ियां जलाना, हत्या करना, ये बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट्स का फेल्यूर है। कलकत्ता हाईकोर्ट आकर में जो सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करने के लिए आदेश दिया है, इससे साफ दिखता है ममता बनर्जी सरकार जानबूझकर इस क्लैशेस को बढ़ाया। ये बिल्कुल एक फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट भी लैंड ऑर्डर में जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट का होती है। लैंड ऑर्डर बना के रखना वेस्ट बंगाल सरकार पूरा फेल्यूर हो गया, इसलिए हाईकोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी आज इश्यू पर टिप्पणी किया है। मेरा पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट में आया है, पार्लियामेंट में इस चर्चा हुआ, लगभग 20-25 घंटा से ज्यादा चर्चा हुआ। डेमोक्रेटिक नाते जो पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लोकसभा हो, राज्यसभा हो, ये बिल पास किया है, डेमोक्रेटिक नाते पास किया है, प्रजातंत्र के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर पास किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई कर रहे। हमारा पूरा विश्वास है, हमारा जो मन हम साफ है, नरेंद्र मोदी जी का मन साफ है, इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है। हमारे लिए सभी एक ही है इस देश में। हम कोई कम्युनल एंगल दृष्टिकोण से इस एक्ट को कोई हम रिफॉर्म्स नहीं लाए हैं। हम इसमें भ्रष्टाचार रोकने के लिए, गरीब मुसलमान को फायदा होने के लिए, गरीब मुसलमान को सेवा करने के लिए इस वक्फ बोर्ड के एक्ट में हम बदलाव लाए हैं। ये मैं वेस्ट बंगाल सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, जो आपका जिम्मेदारी है लैंड ऑर्डर रोकने का आपका जिम्मेदारी निभाना चाहिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार
रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात रांची की कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सीएम बीएसएफ के खिलाफ बोल रही है क्योंकि उन्हें तुष्टीकरण करना है। बंगाल में हिंसा क्यों हो रही है? पश्चिम बंगाल में कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। देखो, ये दुर्भाग्य है। एक मुख्यमंत्री जो सीमाओं पर बीएसएफ रात दिन अपने परिवार को छोड़कर सीमा की रक्षा, मां भारती की सेवा, हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा करता है, एक मुख्यमंत्री उसके खिलाफ बोल रही है। यह दुर्भाग्य है। क्यों बोल रही है? तुष्टीकरण। क्यों बोल रही है? एक वोट बैंक। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल के अंदर आम लोगों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? हिंसा क्यों हो रही है? किसी से छुपा है क्या? रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है, कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। ये ममता बनर्जी, आपने देश को शर्मसार किया है और आप आपे से बाहर हैं। क्यों? आपको सामने दिख रहा है कि बंगाल के लोग आपको नकार चुके हैं। आप देश के खिलाफ बोल रहे हो, देश की चौकसी करने वाले जवानों के खिलाफ, वीर जवानों के खिलाफ बोल रही हो। शर्म आती है। जिस तरह मुर्शिदाबाद में और बंगाल के अंदर जो हिंसा हुई, देश देख रहा है, बंगाल देख रहा है। अब बंगाल के लोग जो नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के भाव से पूरा देश काम करता है, बंगाल के लोग भी, वो आपको आपकी जमीन खिसकती आपको दिख रही है। उनके वहां के लोग आपकी जमीन खिसका रहे हैं, इसलिए आपे से बाहर है। क्यों? आप गाइड होती हैं आपके अपने राजकुमार, जो विदेश जाते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं। उनका है, जब भी गए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कहेंगे कि इसके खिलाफ बोलो, इनकम टैक्स के खिलाफ बोलो, ईडी के खिलाफ बोलो, सीबीआई के खिलाफ बोलो, सेना के खिलाफ बोलो, कोर्ट के खिलाफ बोलो। न चुनाव आयोग, न ईडी पे विश्वास, न आप ईवीएम पे, किसी पे विश्वास नहीं। आप भी उसी परिपाटी पे चल रही हो, चलने वाला नहीं है। सीखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। 140 करोड़ परिवार कहते मेरे परिवार वालों, मेरे परिवार वालों, देश एक है। चलने वाला नहीं है। जवाब देना होगा ममता जी, अब बहुत जल्दी आपको जवाब देना होगा, क्योंकि बंगाल की जनता सब देख रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा है कि अपने लेफ्टिनेंट यानी अमित शाह को काबू में रखें। देखो, माननीय अमित शाह जी एक यशस्वी गृह मंत्री, लौह पुरुष, देश की जनता के दिलों में जो था, गृह मंत्री ने एक एक काम देश हित में। आप गृह मंत्री जी को जो 24 घंटे में 20-20 घंटे काम कर रहे, सीमाओं की चौकसी, पूरे नक्सलवाद खत्म कर दिया, आतंकवाद, कट्टरपंथी जो हैं, जो पत्थर बरसाते थे कश्मीर के अंदर, गायब करा दिया। कश्मीर हो गया, नाज हो गया, कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बुलंद हो गया, कश्मीर पुराना कश्मीर हो गया। ऐसे गृह मंत्री को आप बोल रही हो? आपके यहां आप देखो, आप आईना मत दिखाओ, खुद आईना को देखो और अपना चेहरा देखो, तुष्टीकरण का चेहरा देखो, वोट बैंक का चेहरा देखो। अमित शाह जी एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार गृह मंत्री, यशस्वी गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। देश सरदार पटेल के बाद एक लौह पुरुष के रूप में गृह मंत्री अमित शाह जी को देख रही है। सर, वक्फ अधिनियम जो है उसको लेकर सारे विपक्ष सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आज हालांकि दूसरे दिन सुनवाई चलेगी, क्या देखो, वही बात है भाई, क्या पाप कांग्रेस ने किया था? चुनाव के 3 दिन पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के 3 दिन पहले, 5 मार्च को आपने वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के तहत कैसे हजारों एकड़, लाखों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को दी? किसका अधिकार है?
मां भारती का एक एक इंच आप वक्फ बोर्ड को दे दोगे, दुरुपयोग करोगे। 12,000 के किराए पर 5 स्टार होटल दे दोगे, मुसलमानों का हक मारोगे, मुसलमान की बेटियां, मुसलमानों के जो बच्चे हैं उनका हक मारोगे। चलने वाला नहीं है। और इसीलिए लोकसभा में हम सब सुबह 3 बजे तक, सुबह 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक चर्चा हुई, सभी लोग बोले, मतदान हुआ, मतदान के बाद पारित हुआ। राज्यसभा में सुबह 5 बजे तक चर्चा हुई, पारित हुआ। अब उस पे आप वक्फ बोर्ड पे तो आप देखो मुस्लिम समाज कैसे खुश है, मुस्लिम बच्चे कैसे खुश हैं, मुस्लिम बेटियां कैसे खुश हैं। लेकिन आपको तो हर चीज तो वोट बैंक की दिखता है, कैसे मेरा एक वोट बैंक सुरक्षित न हो। अब वह वोट बैंक भी धराशायी हो जाएगा कि मुस्लिम बेटियां, मुस्लिम बच्चे, उनको आने वाले विकसित भारत का सपना दिख रहा है। तो वक्फ बोर्ड पे ये कुछ कर ले, कुछ चलने वाला नहीं है। देखो यहाँ के एक मंत्री हैं जिन्होंने कहा हम बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं मानते, वो सेकेंडरी मानते हैं, पहले तो मेरे लिए शरीयत है। अरे शरीयत है तो हिंदुस्तान में क्यों भाई? यहां शरीयत का कानून नहीं चलता, यहां बाबा साहब अम्बेडकर का पवित्र किताब, पवित्र ग्रंथ चलता है। आप उसी के शपथ लेके आके बैठे हो, मंत्री बने हो। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ऐसे लोग जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, ऐसे लोग जो रूल ऑफ लॉ नहीं मानते, ऐसे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते, इनको मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग की जगह नहीं है। शरीयत कानून नहीं चलेगा। यह देश महान है, ये प्यारे न्यारा तिरंगा, हम मां भारती, आप उसको शरीयत बोलोगे? चलने वाला नहीं है। और हम सब सड़क से लेकर सदन तक चैन से बैठने वाली नहीं है। इनको बाहर का रास्ता तो दिखाना ही होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। हाँ बिल्कुल, प्रदर्शन होगा, माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन देगा कि बर्खास्त करो जो बाबा साहब अम्बेडकर को के संविधान को नहीं मानते। एक इनके राजकुमार हैं, वो किताब लेके चलते हैं हर जगह, एक शोकेस बना लिए किताब को, अंदर सफेद कागज और प्रिंट लेके लाल किताब चलते हैं। देखो अपने मंत्री को क्या बयान दे रहे हो। राहुल गांधी, मैं आपने पूछना चाहता हूं आपका क्या बोलना है इस विषय में? क्या झारखंड के मंत्री का बयान क्या आप समर्थन करते हो? जवाब दो। और नहीं समर्थन करते हो तो बोलो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उसको बाहर का रास्ता दिखाएं। मैं स्पष्ट राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी, देश पूछ रहा है, आप शरीयत का कानून मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं? स्पष्ट मैं पूछना चाहता हूं, जवाब दें। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है, जिसके बाद से पक्ष विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है। विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि अब वे विकास पर कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए अब वो दुष्प्रचार करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं आऊंगा तो वक्फ बोर्ड लागू नहीं होने दूंगा, ये बंगाल बनाएगी क्या? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे का जो 2025 का चुनाव है उसका आगाज हम लोग कर चुके हैं। और आपने देखा होगा कि प्रत्येक जिला स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और हमारा स्लोगन भी यही था। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है कि आज किसी विपक्षी को इतनी ताकत नहीं है कि वो विकास पर चर्चा कर सके। मैंने एक बार चुनौती भी दिया है कि जो लोग दिन भर गाल बजाते रहते हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो विकास पर आकर चर्चा करे, डिबेट करे, क्योंकि जनता सरकार को इसलिए चुनती है कि वो विकास करे, विकसित बिहार बनाए। लेकिन एक तरफ आप बोल रहे विकास की चर्चा करें और दूसरी तरफ एक अहम बड़ी बैठक बुलाई गई है महागठबंधन की तरफ से। वो अलग चीज है, उनको आज विकास की बात नहीं है। ये तो सब लोग जब होता है ना कि मरता क्या नहीं करता, तो इन विपक्षियों को अब लग रहा है
कि बिहार के विकास के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो अब वो अब्बा पर और दुष्प्रचार करके अपना रणनीति तैयार करेंगे कि किसी तरह दुष्प्रचार, जिस तरह लोकसभा में कोशिश किया, इस बार वो सब उनका साजिश नहीं चलने वाला है। ये तो वो लोग इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं कि उनका नाव डूबने वाला है। सीएम के चेहरे पे अभी भी सस्पेंस बरकरार है महागठबंधन में, लेकिन मुकेश सहनी कह रहे हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। अब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव अपने में अगर पद बांट लेंगे तो वही तो मैंने कल कहा था कि कांग्रेस कोई झोलटंगा पार्टी नहीं है, झोला टांगने वाला पार्टी नहीं है। और अगर कांग्रेस अपने आप को झोला टांगने वाला पार्टी बिहार में मानती है तब तो ठीक है, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी राज करें। 24 को पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन है। अब बदलता हुआ बिहार है। अब किसी को ना दिखाई दे, आरजेडी कांग्रेस को अगर ना दिखाई दे तो चश्मा ले ले। ये बदलता हुआ बिहार है। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ वो अपने आप में गवाह है। और मैं समझता हूँ कि कोई स्वीकारे ना स्वीकारे ये बदलाव हो रहा है बिहार। इंडिया अलायंस का बैठक है सर। अरे भाई, इंडिया अलायंस के बैठक हो नहीं हो, मूस मोटई है तो लोड होई है, काहे के लिए लोग इंडिया अलायंस बनाएगा। ये तेजस्वी यादव ने कहा है मैं आऊंगा तो वक्फ बोर्ड नहीं लागू होने दूंगा। बताइए, संविधान को जो चुनौती दे, जो दिल्ली में पास होता है वो संविधान होता है। और ये शायद बंगाल बनाई है क्या? तो बंगाल बनाने के लिए मुर्शिदाबाद का घटना को याद दिला रहे हैं बिहार के लोगों को। बिहार को बंगाल नहीं बनाना है आरजेडी के नेतृत्व। ममता बनर्जी ने कहा है कि नीतीश और नायडू दोनों सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। ये अपने राजधर्म का पालन नहीं किए। ममता बनर्जी अपने राजधर्म का पालन नहीं किया और उनके संरक्षण में हिंसा हो रहा है, हिंसा हो रहा था, हत्याओं का दौर जारी। मुसलमानों से मिल रही है सर, इमाम लोगों के साथ बातचीत कर रही है, हिंदुओं के घर नहीं जा रही है सर, क्योंकि उनको लगता है बांटो और राज करो और देश के सारे लोग इसीलिए वोट बैंक ही केवल मुसलमानों को समझा है और नरेंद्र मोदी उनके खुशहाली के लिए वक्फ बोर्ड का परिवर्तन कर। पटना में जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि महागठबंधन बहुत ही बड़े उथल पुथल का शिकार हो चुका है। कांग्रेस और राजद के बीच अविश्वास का संकट देखा जा रहा है। एक तरफ एनडीए के पक्ष में प्रचंड जनादेश दिख रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बिखरा हुआ महागठबंधन का कुनबा दिखाई दे रहा है। बहुत ही बड़े उथल पुथल का शिकार महागठबंधन हो गया है। हाल के दिनों में जिस तरह का अविश्वास का संकट कांग्रेस और राजद के नेताओं के बीच देखा गया है वो अप्रत्याशित नहीं है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस को द्वैम दर्जे के दल के तौर पर आरजेडी ने औकात दिखाने का काम किया, उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस के नेताओं को भी बार बार अपना स्टैंड बदलना पड़ा है। लेकिन अब एक बात बिल्कुल तय है कि एक तरफ बिहार की जमीनी स्थितियां जो एक प्रचंड जनादेश एनडीए के पक्ष में बता रही हैं, दूसरी तरफ बिखरा हुआ महागठबंधन का कुनबा। कोई मुकाबला नहीं है लेकिन एक औपचारिकता है, ये बैठेंगे, लड़ेंगे और फिर चुनाव में बुझे मन से जाएंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुआ था दिल्ली में। तेजस्वी यादव ने कहा कि काफी अच्छा मुलाकात रहा, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पे उन्होंने सवाल का टालते हुए दिखे। देखिए, ये वो जो भी टाल रहे हो, लेकिन दरअसल कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड सचिन पायलट का बयान है और उसके बाद इस बैठक से अगर इससे इतर कोई भी निर्णय होता तो तेजस्वी यादव को साझा करने में 2 मिनट नहीं लगा थी, इसलिए कि जो व्यक्ति
2 दिन पहले खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे, अगले दिन सचिन पायलट नकार दें और फिर दिल्ली से कोई नतीजा हासिल नहीं हो, ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस को पता है बिहार में महागठबंधन की कोई सरकार का कोई मतलब नहीं है। दरअसल ये अस्तित्व संकट का दौर है कांग्रेस के लिए भी और आरजेडी के लिए भी। ऐसे में कांग्रेस आरजेडी के धौंस को सहने के लिए ज्यादा तैयार नहीं है। मुकेश सहनी पॉलिटिक्स बनाने लगे, उन्होंने ये तो कह दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे लेकिन डिप्टी सीएम मैं हूंगा। ये सब मुंगेरी लाल की जमात है, अपनी सीट तो जीत नहीं पाते हैं। अब कहां से उप मुख्यमंत्री और एक मुगालते में या तो वो खुद हैं या लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता घास कहां डालने जा रही है? दरअसल पूरी तरह से मटियामेट हो चुका है महागठबंधन पहले ही, और जनता के बीच कोई साख और विश्वसनीयता नहीं बची है। विशाल यादव ने सुबह कोर्ट में सरेंडर किया अपने भाई और सहयोगी के साथ। देखिए, ये कानून का शासन है, किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वक्फ बोर्ड को लेके सुप्रीम कोर्ट ने आज भी याचिकाकर्ताओं की सुनवाई को अगले दिन तक कर दिया, आज भी सुनवाई होगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ के कानून पर जिनको यकीन नहीं है उनके लिए न्यायिक विकल्प के तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है और धैर्य के साथ कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस और कोर्ट के फैसले की सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान लखनऊ में दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान कई लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर सीएम योगी ने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया, तो वहीं अधिकारियों को भी समस्याओं के समाधान के लिए सीएम ने निर्देश जारी किए। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।